रियासत में दो ही पार्टियां चलती थी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। शेख अब्दुल्ला जी का 75 के बाद यहाँ बाहर इंदिरा निकलना, शेख अकॉर्ड हुआ था। या उसके बाद वो आए। सर अगर हम थोड़ा सा इतिहास में हल्का सा पीछे जाएं, जब देश आज़ाद हुआ तो तब हमारी प्रिंसली स्टेट थी, महाराजा हरी सिंह थे हमारे जो किंग थे। उसके बाद जैसे विलय हुआ और 73 दिनों के लिए हमारी रियासत एक आज़ाद देश की तरह थी, जब 26 अक्टूबर 1947 को एक्चुअल में इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन हुआ। उस वक्त शेख अब्दुल्ला साहब और महाराजा साहब के बीच में थोड़ा सा एक टसल का माहौल था, क्योंकि वो पंडित नेहरू जी के थोड़े करीबी थे। और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है, डॉक्टर करण सिंह ने भी अपने काफ़ी इंटरव्यूज़ में ऐसा कहा है कि महाराजा साहब को और महारानी तारा देवी जी को जम्मू कश्मीर से बाहर भेजने में कहीं ना कहीं शेख अब्दुल्ला जी की पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? उस समय उन परिस्थितियों में जो हुआ उसमें शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला का रोल था महाराजा हरी सिंह को यहाँ से कराने का। तो पंडित नेहरू जी का भी जो है महाराजा साहब को जो था कि जो सपोर्ट चाहिए थी वो नहीं मिली, जिसकी वजह से महाराजा साहब ने तो विलय किया, उसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि अगर उस समय महाराजा चाहते तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने देश के साथ वफादारी करके उन्होंने इस विलय को किया। और जब तक इंडियन आर्मी नहीं आ गई और इंडियन आर्मी को भी भेजा गया, और हमारे तभी तो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी लड़ते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनकी जब तक बहुत इम्पोर्टेंट है उस तभी टाइम। तो फिर उसके बाद फौज आई, तो फिर उस फौज ने ये वो फर्स्ट पूरा मोर्चा, सिख बटालियन श्रीनगर एयरपोर्ट पे पहुंची थी, और महाराजा जी को रातों रात वो मेनन साहब आए थे तो उनको निकलना पड़ा, फिर साइन किया, वो सारा सिचुएशन उस टाइम। पर उसके बाद 53 से लेके 75 तक शेख साहब को उन्होंने जेल में रखा, इनकार्सेट रखा, कभी कभी छोड़ दिया या कभी कभी। तो वो पंडित नेहरू जो उनको बिल्कुल सपोर्ट करते थे, फिर बाद में उन्होंने ही उनको, फिर बाद में इंदिरा शेख अकॉर्ड हुआ। तो ये क्योंकि आप उस टाइम को बहुत अच्छे से समझते हैं, शेख साहब के साथ आपने काम भी किया है, आप उस टाइम फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ भी काम किया है, तो आप उस एवोल्यूशन को कैसे देखते हैं फ्रॉम 47 टू 53 टू 75? द पीपल, फॉर द यंग जनरेशन जिनको इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है, कैन यू सिंप्लीफाई इट फॉर दोज पीपल? देखिए, उस समय का जो आप हिस्ट्री देखें तो पिछला पुराना जब आप देखें कि अपने अपने लेवल पे सब लीडरों ने कंट्रीब्यूट किया। हम ये कहें कि इस समय मैं उस पार्टी में नहीं हूँ, तो शेख अब्दुल्ला ने की भी कंट्रीब्यूशन थी रियासत के, क्योंकि उसने भी, शेख साहब ने भी जो है, अगर वो चाहता तो उस समय भी दूसरा नारा लगा सकता था। उसने कहा कि मैं देश के साथ जाना, मैं पाकिस्तान को, उसने टू नेशन थ्योरी को डिनाई किया था। उसने कहा कि मैं पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि मैं बड़े देश के साथ जाना चाहता है। तो हमें हिस्ट्री को भूलना नहीं चाहिए। तो आज बेशक हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि उस समय का उनका जो निर्णय था कि कश्मीर को देश के साथ जोड़ने का काम, बिल्कुल सर, वो शेख अब्दुल्ला की भी कंट्रीब्यूशन थे, उसमें कोई दो राय नहीं। सर शेख अब्दुल्ला साहब के बाद जो फारूक साहब आए, और फारूक साहब का जब दौर आया तो फारूक साहब एक जो है, उन्होंने अपने समय में काम करने की कोशिश की, क्योंकि कुछ ताकतें ऐसी थी जो इन्होंने हमेशा इस जम्मू कश्मीर को हमेशा एक उसी तरीके से समझा और उसी तरीके से इसको हाईलाइट करके रखा, और इस पे हमेशा तजर्बे होते रहे कश्मीर के ऊपर, चाहे वो शेख अब्दुल्ला का दौर हो, मीर कासिम का दौर हो, हमारा जितने भी चीफ मिनिस्टर यहाँ, जितने बख्शी गुलाम मोहम्मद जितने भी हुए, ये हमेशा एक कश्मीर जो है एक एक्सपेरिमेंट रहा, और एक्सपेरिमेंट तरीके से ही ये लगाते रहे। और उनका एक ये नारा हमेशा रहा कि उन्होंने बस आज़ादी के नाम पे बात करके
कश्मीर को जितने फंड्स और मिल सकते थे वो लेते रहे। पर सर तो एक उन्होंने हाइंडसाइट में हम देख सकते हैं, लेकिन जैसे इस वक्त जो माहौल उस वक्त जो था, आपके जो कमांड में होते हैं तो आपको बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, कुछ गलत हो जाते हैं, कुछ सही हो जाते हैं, और अब हाइंडसाइट में उनको हम रेट्रोस्पेक्टिवली एनालाइज कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं उस वक्त क्या था, वो उन डिसीजन मेकिंग कई बार मुश्किल भी हो जाती है। तो 89 में सर जब रिगिंग का वो जो 87 89 में रिगिंग का जो माहौल बना, आपको लगता है अगर वो रिगिंग ना हुई होती तो जैसे मफ का जो डर था कि मफ सरकार बना ली, थोड़ी सीटें ले जाती मफ, लेकिन उस माहौल की वजह से क्या लगता है आपको, अगर वो ना होता तो जम्मू कश्मीर की दिशा शायद मुझे ये अलग होती? लगता है कि उस समय अगर सही निर्णय लिया जाता कि जो लोग भी वो आते, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सगंध उठा के उन्होंने असम्बली में आना था, जी बिल्कुल। वो आते अपनी बात रखते। जी अगर वो एक, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलती हुई, जिसकी वजह से एक इस कश्मीर में जो टर्न आया, जो माहौल शायद बना, ना आता फिर वो फिर दोबारा ये नहीं आता। नहीं आता। तो उन लोगों की उस समय ये नहीं चाहिए था। इसके बाद ही मिलिटेंसी जो है वो रूस पे हुई। आप उसी के 90 में आप देखें कि किस किस्म के हालात वैली में बने। तो उस वैली के हालात बनाने के लिए बहुत सी ऐसी फोर्सेस जो बैठी थी, बिल्कुल। जो ये चाहती थी कि यहाँ अमन चैन ना हो, और जो पाकिस्तान के जो आका हैं उनके इशारे पे हमेशा काम करते आए हैं, और उनको फंडिंग भी मिलती रही। और जिस तरीके से चाहे वो दूसरी पार्टियां हैं, जिन्होंने जमात इस्लामिया हो, मीर वाइस फारूक हो या गिलानी जी हों, उन्होंने तो अपनी दुकान हमेशा चला के रखी और उस दुकान का उन्होंने फ़ायदा लिया। और जितने जो बड़े बड़े नेता हैं, उन नेता ने कश्मीरियों को आगे लगाया और अपनी फैमिलीज़ को अच्छी एजुकेशन देने के लिए रियासत के बाहर भेज के, मुल्क के बाहर भेज के उनको अच्छी तालीम हासिल करवाई और उनके हाथ में पत्थर जो है वो दे दिया, जिसकी वजह से कश्मीर जो है एक आस्ता आस्ता जो है उस ऐसी दिशा में फंस गया कि उनको निकलना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से हमारी रियासत में तरक्की की राह जो थी, जिसको आज हम समझते हैं कि इतना कुछ आने के बाद भी आज बहुत सी कमियां हैं इस रियासत के अंदर, तो शायद नहीं होती अगर सही निर्णय लिए जाते। तो सही निर्णय में कहीं तो कहीं कोताही कमी रह जो गई। है हो रही है। सर 1971 में जैसे आपने बिल्कुल सही बात की, बांग्लादेश जब के पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, बांग्लादेश एक नया देश बना, तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अंदर वो टीस थी। उसके बाद जो आईएसआई और उनके जो मिलिट्री लीडरशिप थी, उनकी ये पॉलिसी थी टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। तो पंजाब में भी जो माहौल बना, उसमें भी कहीं ना कहीं उनकी वो पॉलिसी थी। और जो रिगिंग का हमने पहले बात की, कहीं ना कहीं उनको मौका मिल गया उस फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करने का, और उन्होंने वो अपना फंडिंग की सेपरेटिस्ट लीडर्स को, क्रॉस बॉर्डर आप पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में उन्होंने वो कैंप सेटअप किए। तो आप क्या देखते हैं सर, जैसे हम हमारे लिए वी कंसिडर पीओजेके एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट अब कुछ इंटरव्यूज में देख रहा था, डॉक्टर करण सिंह भी उसमें ये कह रहे थे कि ऑल्दो वी क्लेम दैट पीओजेके वी लाइक टू टेक इट, बट जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है, इट विल स्टे विद पाकिस्तान एज ऑफ नाउ, वी विल ट्राई टू गेट इट बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको क्या लगता है प्रैक्टिकली व्हाट शुड बी डन टू मेंटेन पीस बिटवीन द टू कंट्रीज? बिकॉज अभी देखिए काफ़ी देर से अभी हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को ही भुगतना पड़ा है। पॉलिटिक्स तो होती रही है, बट जो ज़मीन के हालात हैं, जैसे मिलिटेंसी पिछले कुछ महीनों से बहुत बड़ी है, जैसे शपथ ग्रहण हुआ उसके बाद भी और उससे पहले भी जो एसएसजी कमांडोज थे पाकिस्तान आर्मी के, ऐसी कुछ इंटेल रिपोर्ट्स थी कि उनको भी इन्फिल्ट्रेट किया गया है थ्रू सांबा सेक्टर में भी पठानकोट एक्सेस टू क्रिएट अ न्यू एक्सेस इन रियासी बेल्ट, इन पीर पंजाल बेल्ट, बिकॉज 370 हटने के बाद कश्मीर वैली में पत्थरबाजी कम हुई, मिलिटेंसी के अटैक्स कम हुए। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं उनकी कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरीके से हर एक मुल्क के अंदर अपना काम करना। पाकिस्तान आज से नहीं, शुरू से ही वो उसने हमारे साथ प्रॉक्सी वार शुरू किया था। राइट सर। लोगों को भेजना और यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन करवाना और अपनी जो है आका तैयार करने और यहाँ के लोगों को गुमराह करना, वो इनकी एक शुरू से पॉलिसी रही है। और जिस पॉलिसी में बहुत सी दूसरी कंट्री भी इन्वॉल्व हैं और जिसकी वजह से
यहाँ पे ये हालात तो यहाँ दूसरी कंट्री हमेशा से आपका तात्पर्य CIA, अमेरिका? यस, उन्होंने अमेरिका जो है या बाकी कंट्रीज़ हैं, उनका एक कोशिश रही है ना कि हम किसी ना किसी तरीके से डिस्टेबलाइज भारत को, पाकिस्तान को हम जीवन दान दे के रखें, भारत को भारत परेशान करके रखें। भारत को परेशान करके रखें। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो आज तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो कमज़ोर तरीन प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने डिसीज़न नहीं ले पाए, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं उन्होंने डिसीज़न लिए हैं। उन्होंने सर ये क्या बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट नहीं है अगर हम क्योंकि आज जो देश की सिचुएशन है, बेशक कमियां हर लीडर में कमियां रह जाती हैं, जितना बड़ा लीडर होता है उसकी उतनी कभी कभी गलतियां भी होती हैं, पर उनकी इंटेंशन पे तो हम डाउट नहीं कर सकते, बिकॉज देखिए उनकी टेंशन पे हम जैसे पंडित इसलिए नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री नहीं, वो बने पंडित तब का नेहरू माहौल बहुत अलग था। देखिए पंडित जी का जब वहाँ का जब आप बात करें लाल बहादुर शास्त्री जी की करें जी तो बिल्कुल। ऐसी बात नहीं है कि 65 की देश जंग में कितना स्ट्रांग नहीं, लीडरशिप ऐसी बात नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे, बिल्कुल बहुत स्ट्रांग लेकिन लीडरशिप वो जो प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने काम किया इसमें कोई दो राय नहीं। इंदिरा जी ने भी अपना वक्त में काम किया, लेकिन जो पिछले 10-15 साल रहे उस 10-15 साल में हमारी पोजीशन जो थी वो वीकन हुई। हमारी जो डिफेंस पॉलिसी थी या हमारी इंटेलिजेंस थी उसमें इतना ज़्यादा काम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से यहाँ पे इस रियासत की हालात यस तो उसके मुताबिक जो है वो सिलसिला नहीं बन पाया। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक स्टैंड तो लिया, इस बात का लिया कि कम से कम जो रोज़ पाकिस्तान की तरफ से इस बॉर्डर पे फायरिंग होती थी, लोग वहाँ से प्लान करते थे, और चाहे वो हमारा रबी की फसल हो, चाहे हमारा जब भी फसल काटनी हो तो पाकिस्तान से फायरिंग होती थी, लोगों का नुकसान होता था, पशु मारे जाते थे, लोग मारे जाते थे, और लोग वहाँ से प्लान होके बच्चों के एग्ज़ाम होते थे तो हम शरण लेने के लिए उनको कई शेल्टर्स में जाना पड़ता था। तो इसलिए फिर देश के प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा कि हम गोली का जवाब गोले से देंगे तो उसके मुताबिक सीज़ फायर हुआ। आज आप देखेंगे हमारा बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर हो या दूसरा भी, वो फायरिंग का सिस्टम जो है वो ख़त्म हुआ। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम लोगों को वहाँ भागने के बजाय हम क्यों ना वहाँ पे ही शेल्टर प्रोवाइड करें, तो बंकर बनाए गए, बंकर के साथ बड़ी बड़ी कोई शेल्टर हाउस भी बनाए गए ताकि वहाँ से अगर कुछ हो तो लोग वहाँ से अपनी परिवार को लेके अपने आप को सेफ कर सकें। 92 में जब एक्सोडस हुआ कश्मीरी पंडित्स का, सर वो एक ऐसी कम्युनिटी है जो अपने देश में ही रेफ्यूजी बन के बैठी हुई है, और काफ़ी सरकारें आई हैं, उन्होंने कोशिशें भी की है, आपकी सरकार भी केंद्र में रही है इतनी देर से बीजेपी की, उन्होंने भी प्रयास किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको रीसेटल करने का जो प्लान था वो कहीं ना कहीं वर्कआउट नहीं कर पाया। देखिए जो जो सेंटर दे सकता था रियासत को उसने देने की कोशिश की। इनकी कॉलोनीज़ बनाई गई, आप बहुत बड़ी कॉलोनी नगरोटा में बने हैं, जगटी में बनी है, उसके साथ साथ कश्मीर वैली में भी बनाई गई है, और इनको 3000 के करीब नौकरियां देने का भी वादा किया गया, और जिसमें कश्मीरी पंडित भाइयों ने उसका फ़ायदा भी उठाया। और सरकार दिल्ली वाली वचनबद्ध है कि कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों का बसना बेहद ज़रूरी है, अदरवाइज़ कश्मीर अधूरा है। तो उसके लिए रियासत के जो इस समय की प्रेजेंट सरकार बनी है उमर अब्दुल्ला जी की, वो भी इस तरफ ध्यान दें ताकि कोई एक पैकेज बनाया जाए, जिस पैकेज के ज़रिए से एक पॉलिसी बनाई जाए जिस ज़रिए से कश्मीरी भाइयों को जो है वहाँ बसाने का काम, और कश्मीर के लोग उनको तहफ़्फ़ुज़ दें ताकि वो भाईचारा कायम रह सके। उसके लिए हमारे जो सेंट्रल का नेतृत्व है इन्होंने भी पूरी कोशिश की है और प्रयास किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इसमें ज़रूर कोई पेशकदमी होगी, जिसका एक बहुत बड़ा लंबा अरसा हो गया इन पंडित भाइयों का, क्योंकि बहुत से कश्मीरी पंडित भाई हमारे इस देश और विदेश में जाके बैठे हैं। अभी जो लोग चंद ही लोग यहाँ पे हमारे इस जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान में हैं,
तो हमारी यही कोशिश होगी कि ये लोग अपने घरों में जाएं और वहाँ अपना जो है उसी फिर दोबारा भाईचारे को कायम करें और प्यार से रह सकें।